Hello guys, today I am discuss about tuberculosis. To deal about what is tuberculosis, second types of tuberculosis, third causes of tuberculosis, fourth sign and symptoms of tuberculosis, fifth diagnosis of tuberculosis, sixth treatment of tuberculosis, seventh preventions of tuberculosis. Let's start my video to detail about tuberculosis. Firstly, deal about what is tuberculosis. Tuberculosis is a contagious infection caused by Mycobacterium tuberculosis bacteria. ट्यूबरक्लोसिस एक कंटेजिनियस इन्फेक्शन है जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई के थ्रू होती है, मेनली अफेक्टिंग द लंग्स बट समटाइम अफेक्टिंग इन अदर पार्ट ऑफ द बॉडी. ये मेनली ज़्यादातर हमारे लंग्स को अफेक्ट करती है, बट ये समटाइम ये अदर पार्ट ऑफ द बॉडी को भी अफेक्ट करती है. इट स्प्रेड थ्रू द एयर व्हेन एन इन्फेक्टेड पर्सन कफ और स्नीज. ये फैलता कैसे है? इट स्प्रेड थ्रू एयर के थ्रू स्प्रेड होता है. जब इन्फेक्टेड पर्सन कफ करता है, स्नीज करता है, तो उसके माउथ से ड्रॉपलेट्स निकलता है. वो ड्रॉपलेट्स हमारे एयर में आता है, सेकेंड पर्सन उनको इनहेल एक्सहेल करता है, उसके कारण ट्यूबरक्लोसिस फैलता है. अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ ट्यूबरक्लोसिस. देयर आर द 4 टाइप ऑफ ट्यूबरक्लोसिस. फर्स्ट पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस, सेकंड एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस, थर्ड लेटेंट ट्यूबरक्लोसिस एंड फोर्थ एक्टिव ट्यूबरक्लोसिस. तो सबसे पहले हम बात करेंगे पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस क्या है. नाम से पता चल रहा है, पल्मो मीन्स लंग. दिस इज द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ ट्यूबरक्लोसिस अफेक्टिंग द लंग्स. पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस एक मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ ट्यूबरक्लोसिस होता है जो हमारे लंग्स को अफेक्ट करता है. इट इज़ हाईली कंटेजिनियस एंड स्प्रेड थ्रू एयरबॉर्न ड्रॉपलेट्स व्हेन इन्फेक्टेड पर्सन कफ और स्नीज. सेम चीज़ें मैंने आपको आगे बताई थी कि ये स्प्रेड कैसे हो रहा है. ये एक एयरबॉर्न डिजीज़ है. क्या है? एयरबॉर्न है. हम क्या है, जो इन्फेक्टेड पर्सन है, जो ट्यूबरक्लोसिस से इन्फेक्टेड पर्सन है, वो जब कफ करते हैं और स्नीज करते हैं तो उनके माउथ से ड्रॉपलेट्स निकलते हैं. वो ड्रॉपलेट्स हमारे एयर में मिक्स हो जाते हैं, इसलिए उसे एयरबॉर्न कहा जाता है. सेकेंड टाइप है एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस. अब एक्स्ट्रा नाम पे जुड़ा है तो हमें समझ में आ रहा है कि लंग्स को तो अफेक्ट कर रहा है बट अदर पार्ट को भी अफेक्ट कर रहा है. इट्स कॉल्ड एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस. अब हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं. टीबी दैट अफेक्टेड आउटसाइड द लंग. वो ट्यूबरक्लोसिस जो हमारे लंग्स के अलावा किसी दूसरे ऑर्गन्स को अफेक्ट करता है, उसे हम एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस कहते हैं. इट इज़ मोर कॉमन इन इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड इंडिविजुअल. वो उन पर्सन के अंदर ज़्यादातर देखने को मिलता है जिनका इम्यून सिस्टम वीक होता है, वो किसी चीज़ की मेडिसिन ले रहे होते हैं या उनका इम्यून सिस्टम ठीक से काम नहीं करता है, उनको एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस देखने को मिलता है. जो मोस्ट कॉमन साइट होती है एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस की, वो होती है लिवर, किडनी, जॉइंट्स, ब्रेन, लिम्फ नोड्स. ठीक. अब हम थर्ड बात करेंगे लेटेंट ट्यूबरक्लोसिस. लेटेंट ट्यूबरक्लोसिस लेट मीन्स स्लो काम कर रहा है. द बैक्टीरिया आर प्रेजेंट इन द बॉडी बट रिमेन्स इनएक्टिवेटेड. लेटेंट ट्यूबरक्लोसिस एक ऐसे टाइप का ट्यूबरक्लोसिस होता है जो सभी इंडिविजुअल पर्सन के अंदर माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस मीन्स टीबी का बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है, बट वो इनएक्टिव रहता है. वो कोई सिम्टम्स नहीं शो करता है, उससे कोई पर्सन इन्फेक्टेड नहीं होता है, इसलिए वो कंटेजिनियस भी नहीं है. पहली बात तो उसको पता ही नहीं होता है कि उसके अंदर टीबी है, क्योंकि उसको कोई सिम्टम्स नहीं दिखते हैं, इसलिए हम उसे कहते हैं लेटेंट ट्यूबरक्लोसिस. फोर्थ है हमारा एक्टिव ट्यूबरक्लोसिस. एक्टिव ट्यूबरक्लोसिस आर दोज टाइप ऑफ ट्यूबरक्लोसिस दैट बैक्टीरिया आर एक्टिवली मल्टीप्लाई. इसमें बैक्टीरिया एक्टिवली मल्टीप्लाई कर रही है, कॉजिंग सिम्टम्स एंड मेकिंग द पर्सन कंटेजिनियस. इसमें बैक्टीरिया एक्टिवली खुद को मल्टीप्लाई कर रही है, अपने नंबर बढ़ा रही है, डिजीज कॉज कर दिया तो सिम्टम्स दिखने लगे, और सिम्टम्स दिखने लगे तो वो पर्सन कैसा हो गया? कंटेजिनियस हो गया. मतलब कि वो डिजीज को वन पर्सन टू अनदर पर्सन स्प्रेड करने के कैपेबल हो गया है. तो इसमें क्या करना होता है? हमें रिक्वायर्ड इमीडिएट, हमें जल्दी से जल्दी मेडिकल ट्रीटमेंट लेना होता है जिससे हम प्रिवेंट कर सकें स्प्रेड होने से. किसको स्प्रेड होने से प्रिवेंट करना है? ट्यूबरक्लोसिस को. अब हम बात करेंगे कॉजेज ऑफ ट्यूबरक्लोसिस.
ट्यूबरक्लोसिस। तो सबसे मेन कॉजेज है ट्यूबरक्लोसिस का बैक्टीरियल इन्फेक्शन कॉज्ड बाय माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। ट्यूबरक्लोसिस का जो मेन कॉजेज है वो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस है। सेकंड इसका सिम्टम्स है एयरबॉर्न ट्रांसमिशन। ठीक है, एयरबॉर्न ट्रांसमिशन स्प्रेड थ्रो कफ स्नीज और टॉकिंग। कोई भी पर्सन जिसको ट्यूबरक्लोसिस है, ट्यूबरक्लोसिस पॉजिटिव है, वो पर्सन कफ करेगा, स्नीज करेगा या टॉकिंग करेगा तो उसके मुंह से ड्रॉपलेट्स निकलेंगे और वो ड्रॉपलेट्स हमारे एयर में जाएंगे, वो एयर के थ्रू पर्सन टू पर्सन स्प्रेड होगा, उसी को हम कहते हैं एयरबॉर्न ट्रांसमिशन। थर्ड है हमारा वीक इम्यून सिस्टम। हमारा इम्यून सिस्टम जैसे HIV, एड्स, डायबिटीज़ या माल न्यूट्रिशन की कंडीशन है किसी इंडिविजुअल पीपल को तो उसे ट्यूबरक्लोसिस होने के चांसेस हैं क्योंकि उसकी इम्यूनिटी सिस्टम वीक है। वो ट्यूबरक्लोसिस का जो बैक्टीरिया है वो उससे फाइट प्रॉपर नहीं कर पा रहा है। अब फाइट प्रॉपर नहीं कर पा रहा है तो हमें ट्यूबरक्लोसिस हो जाएगा, इसलिए वीक इम्यून सिस्टम एक कॉजेज होता है ट्यूबरक्लोसिस का। फोर्थ है क्लोज कॉन्टेक्ट विद इन्फेक्टेड पर्सन लिविंग विथ वर्किंग नियर ट्यूबर TB पेशेंट। जो जिन्हें TB है हम उनके साथ काम करते हैं या हम उनके साथ रहते हैं तो हमें भी ट्यूबरक्लोसिस होने के चांसेस हैं। फिफ्थ है हमारा पुअर वेंटिलेशन एंड क्राउडेड स्पेस। जहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ है या वेंटिलेशन ठीक से नहीं है, ओवर क्राउडेड एरिया में चांसेस ऑफ ट्यूबरक्लोसिस स्प्रेड होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं क्योंकि मिलियंस ऑफ पीपल होंगे, ओवर क्राउडेड पीपल होंगे तो वहाँ पे हमें पता नहीं है ना किसको किसको TB है किसको TB नहीं है। वहाँ पे TB वाला पेशेंट भी कफ करेगा, स्नीज करेगा, एयर ड्रॉपलेट्स मुंह से निकल रहे हैं और वो एयर में मिक्स हो रहे हैं तो चांसेस वहाँ पे ज़्यादा होंगे। जहाँ भीड़ ज़्यादा होगी या पुअर वेंटिलेटेड इन्वायरमेंट होगा तो चांसेस ऑफ ट्यूबरक्लोसिस ज़्यादा देखने को मिलेंगे। उसके बाद है स्मोकिंग एंड सब्सटेंस अब्यूज़ वीक द लंग्स एंड इम्यून सिस्टम। जो पर्सन स्मोकिंग करते हैं या सब्सटेंस अब्यूज़ मतलब ड्रग, अल्कोहल, मेडिसिन्स वगैरह ले रहे हैं वो उनके लंग्स को और इम्यून सिस्टम को वीक बनाते हैं जिसके कारण उनकी इम्यूनिटी सिस्टम और लंग्स वीक हो गया तो ट्यूबरक्लोसिस होने के चांसेस होते हैं। फिर लिखा है लैक ऑफ वैक्सीनेशन। बाय बर्थ जब हम पैदा होते हैं तो हमें BCG का वैक्सीन लगता है बट जिन पर्सन को BCG का वैक्सीन नहीं लगा होता है तो उनको चांसेस ट्यूबरक्लोसिस के ज़्यादा होते हैं। उसके बाद है हमारा माल न्यूट्रिशन एंड पुअर हाइजीन वीक द बॉडी डिफेंस अगेंस्ट इन्फेक्शन। माल न्यूट्रिशन है, वो ठीक से खाना नहीं खा रहा है, उसको प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल पा रहा है और वो ठीक से हाइजीन मेंटेन भी नहीं कर रहा है जिसके कारण उसे ट्यूबरक्लोसिस हो सकते हैं। उसकी इम्यूनिटी सिस्टम वीक है क्योंकि वो खाना नहीं खा पा रहा है, उसको प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल पा रहा है, इसके कारण उसकी इम्यूनिटी सिस्टम वीक हो रही है। पुअर हाइजीन से क्यों? क्योंकि वो गंदी जगह पे जा रहा है, वो हाथ नहीं धो रहा है, खाना खाने से पहले हाथ नहीं धोता है, वो खाना खाता है, उसने किन किन चीज़ों को सरफेस एरिया को टच किया है बट वो हैंड वॉशिंग नहीं कर रहा है और अदर पर्सनल हाइजीन्स को मेंटेन नहीं कर रहा है, उसे ट्यूबरक्लोसिस होने के चांसेस ज़्यादा होंगे। क्रॉनिक डिजीज़, क्रॉनिक का मतलब होता है कोई वो बीमारी जो लंबे समय से हो, जैसे किसी भी पर्सन को डायबिटीज़ हो, किडनी डिजीज़ हो या कैंसर हो तो ये इंक्रीज़ कर देता है ट्यूबरक्लोसिस के रिस्क को। क्यों? क्योंकि उनकी इम्यूनिटी सिस्टम भी वीक है, प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं हो पा रहा है, इसके कारण भी ट्यूबरक्लोसिस देखने को मिलता है। ड्रग रेजिस्टेंस मतलब इनप्रॉपर और इनकम्प्लीट ट्रीटमेंट कैन लीड्स टू ड्रग रेजिस्टेंस ट्यूबरक्लोसिस। यदि हमने ठीक से TB की इलाज नहीं करवाया, हम मेडिसिन ले रहे थे बट हमने इनकम्प्लीट डोज लिया जिसके कारण वो ड्रग हमारी बॉडी में रेजिस्टेंस हो गया है। अब वो ड्रग हमारी बॉडी के लिए इफेक्टिव वर्क नहीं कर रहा है, जैसा हम आउटकम डिजर्व करते हैं वैसा उस मेडिसिन से हमें नहीं मिल रहा है जिसके कारण भी हमें ट्यूबरक्लोसिस के रिस्क देखने को मिल सकते हैं।
उसके बाद हम डिस्कस करेंगे साइन एंड सिम्टम्स ऑफ ट्यूबरक्लोसिस। क्या क्या सिम्टम्स दिखेंगे हमें ट्यूबरक्लोसिस में और हमें कब पता चलेगा कि हमें ट्यूबरक्लोसिस हुआ है। तो पहला सिम्टम्स है हमारा परसिस्टेंट कफ। किसी भी पीपल को मोर देन 3 वीक से ज़्यादा कफ होता है तो उसे ट्यूबरक्लोसिस के सिम्टम्स हो सकते हैं, या कफ के साथ उसे ब्लीडिंग होती है जिसे हम हेमेप्टाइसिस कहते हैं। तो ये एक सिम्टम्स होता है ट्यूबरक्लोसिस का। सेकंड सिम्टम्स क्या है, चेस्ट पेन एंड डिफ़िकल्ट इन ब्रीदिंग। उस पर्सन को चेस्ट पेन होगा और डिफ़िकल्ट इन ब्रीदिंग देखने को मिलेगी। ये भी एक साइन एंड सिम्टम्स है किसका, ट्यूबरक्लोसिस का। थर्ड सिम्टम्स है पेशेंट को फीवर एंड नाइट स्वेट होगा। फीवर आएगा पेशेंट को, उसकी जो बॉडी होगी लो ग्रेड फीवर रहेगी, बट इवनिंग टाइम में उसे बहुत ज़्यादा बुखार आ जाता है। नाइट स्वेट मतलब ऐसा नहीं है कि गर्मियों में उसको नाइट स्वेट आ रहा है, नहीं, उसको सर्दियों में भी बहुत ज़्यादा पसीना आएगा और गर्मी में भी पसीना आता है। फिर हमारा फोर्थ सिम्टम्स है अनएक्सप्लेन वेट लॉस। हमें पता नहीं चल पा रहा है कि किस वजह से वेट लॉस हुआ है, अनएक्सप्लेन वेट लॉस हो जाता है क्योंकि वो लॉस ऑफ एपेटाइट है, वो ठीक से खाना नहीं खा रहा है जिसके कारण अनएक्सप्लेन वेट लॉस देखने को मिलता है। हमारा फिफ्थ सिम्टम्स है वीकनेस एंड फटीग। पर्सन को बहुत ज़्यादा वीकनेस और फटीग रहेगा, वो थका थका रहेगा, उसे एवरी टाइम वो थका रहेगा, उसे कोई काम करने का मन नहीं होगा, वो बहुत ज़्यादा खुद को कमज़ोर फील करता है। क्यों, क्योंकि एक तो पहले वो ठीक से खाना नहीं खा रहा, ऊपर से उसका वेट लॉस भी होते जा रहा है, इस वजह से उसको कंटिन्यू वीकनेस एंड फटीग देखने को मिलता है। सिक्स्थ सिम्टम्स है हमारा स्वेलन ऑफ लिम्फ नोड्स। इसमें स्पेशली जो हमारे लिम्फ नोड्स होते हैं, जो नेक के जो लिम्फ नोड्स हैं तो होते हैं, उसमें स्वेलिंग देखने को मिलती है। शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ इन सीवियर केसेस। शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ मतलब डिस्निया देखने को मिलता है पेशेंट के अंदर। यदि ये सारे सिम्टम्स या कुछ इसमें से सिम्टम्स किसी भी इंडिविजुअल पीपल को देखने को मिल रहा है, इट्स मीन चांसेस ऑफ ट्यूबरक्लोसिस दे कैन बी डेवलप। अब हम बात करेंगे कि अब हमें ये सारे सिम्टम्स दिख रहे हैं तो हम इसके लिए क्या डायग्नोसिस करेंगे जिससे हमें पता चल पाए कि हमें ट्यूबरक्लोसिस है या हम रिस्क ऑफ ट्यूबरक्लोसिस में हैं। तो सबसे पहले हमें हिस्ट्री टेकिंग लेंगे। पेशेंट को कब से खांसी चल रही है, कितने ड्यूरेशन तक चल रही है, उसको चेस्ट पेन है, उसको फीवर है, या उसके फैमिली हिस्ट्री में किसी को ट्यूबरक्लोसिस है, बलगम आ रहा है, कफ आ रहा है तो कफ स्पूटम आ रहा है, ब्लड के साथ आ रहा है या नॉर्मल आ रहा है, ये सारी हिस्ट्री टेकिंग हमें पेशेंट से लेनी है। सेकंड हम करेंगे फिजिकल एग्जामिनेशन। हम पेशेंट को हेड टू टो एग्जामिनेशन करेंगे कि पेशेंट का वेट कितना है, पेशेंट वीकनेस मालनरिश्ड दिख रहा है, कफिंग कर रहा है, लिम्फ नोड्स में कोई स्वेलिंग है, ये सारी चीज़ें हम फिजिकल एग्जामिनेशन में आइडेंटिफाई करेंगे। थर्ड हमारा होता है मॉन्टेक्स टेस्ट। मॉन्टेक्स टेस्ट इज नॉन एज ट्यूबरकुलिन स्किन टेस्ट। ये एक ऐसे टाइप का टेस्ट होता है जिसमें मॉन्टेक्स इंजेक्शन को हम आईडी स्किन में इंट्राडर्मली देते हैं, जिससे के कारण ये हमारा आइडियल जो टाइम होता है 72 आवर्स में हमें क्लियर हो जाता है। यदि हमने जहाँ मॉन्टेक्स दिया है 72 आवर्स बाद वहाँ पे रैशेज या उसका कलर चेंज हो जाता है, इट्स मीन इंडिकेटेड यू आर सस्पेक्टेड ऑफ ट्यूबरक्लोसिस। उसके बाद है चेस्ट एक्सरे। चेस्ट एक्सरे करते हैं क्योंकि पेशेंट को बहुत ज़्यादा चेस्ट में पेन देखने को मिलता है, डिफ़िकल्ट इन ब्रीदिंग देखने को मिलती है, इसलिए हम पेशेंट को सजेस्ट करते हैं कि वो चेस्ट एक्सरे करवाए। स्पूटम टेस्ट। स्पूटम टेस्ट एक कन्फर्मेटरी टेस्ट होता है। स्पूटम टेस्ट से हम ये कन्फर्म करते हैं कि इंडिविजुअल पीपल सस्पेक्टेड है ट्यूबरक्लोसिस का या उसे ट्यूबरक्लोसिस है। इसमें हम म्यूकस के अंदर हम ट्यूबरक्लोसिस के बैक्टीरिया को चेक करते हैं, ये लैब के थ्रू एग्जामिनर किया जाता है। उसके बाद है ब्लड टेस्ट। ब्लड टेस्ट में हम एलिजा टेस्ट वगैरह करते हैं तो हमें इससे ये पता चलेगा कि लेटेंट ट्यूबरक्लोसिस है या एक्टिव ट्यूबरक्लोसिस है, शरीर में इन्फेक्शन है, हमारा ESR बढ़ा आ रहा है या नहीं आ रहा है, WBC के काउंट क्या आ रहे हैं, इसलिए हम ब्लड टेस्ट करवाते हैं। उसके बाद हम CT स्कैन और MRI भी करवाएंगे पेशेंट को। हम उन्हें बताएंगे कि हम उन्हें एजुकेट करेंगे एक्चुअली हम सस्पेक्टेड है पेशेंट या रिस्क है या कन्फर्म है उसे
ट्यूबरक्लोसिस, तो उसे हम एक बार बोलेंगे कि वो सीटी स्कैन और एमआरआई करवाए। तो उससे हमें ये पता चलेगा कि ट्यूबरक्लोसिस कहाँ पे है, ब्रेन में है, स्पाइन में है, ये भी हमें कंफर्म चलेगा। फिर उसके बाद हम पेशेंट से बायोप्सी का भी सजेस्ट करेंगे, हम उससे ये पता चल पाएगा कि ट्यूबरक्लोसिस में हम सैंपल देते हैं टेस्टिंग के लिए, तो बायोप्सी करा के हम कंफर्म कर सकते हैं कि पेशेंट को ट्यूबरक्लोसिस है। अब हमने डायग्नोसिस कर ली, अब हम पेशेंट को क्या ट्रीटमेंट देंगे ट्यूबरक्लोसिस के लिए, अब हम उसके बारे में बताते हैं आपको। अब सबसे पहले हम यदि बात करते हैं ट्रीटमेंट ऑफ ट्यूबरक्लोसिस में, तो हम पेशेंट को एंटीबायोटिक्स देते हैं। 6 to 9 मंथ का डोज होता है। इसमें हम मेन ट्यूबरकुलिन जो ड्रग्स होते हैं, पहला है आइसोनियाजिड, रिफाम्सिन, पायराजियामाइड, एथम्ब्यूटोल। ये एंटीबायोटिक्स होती हैं जो 6 to 9 मंथ के लिए दी जाती हैं। सेकंड है स्ट्रिक्ट मेडिकेशंस रूटीन, टेक मेडिसिन रेगुलरली विदाउट स्किपिंग डोज। ट्यूबरक्लोसिस में मेडिसिन को हमें रोज लेना है विदाउट स्किप किए, हमें इसे रेगुलरली लेना है ताकि जो ड्रग रेजिस्टेंस की जो कंडीशन है वो ना हो पाए और हम ट्यूबरक्लोसिस को जल्दी ठीक कर सके। उसके बाद हम डॉट्स थेरेपी देते हैं। डॉट्स थेरेपी गवर्नमेंट के थ्रू एक थेरेपी दी गई थी, एक प्लान था, प्रोग्राम था जिसमें डॉट्स थेरेपी के बारे में बताया गया। ये फ्री ट्यूबरक्लोसिस के लिए ट्रीटमेंट का एक प्रोग्राम है। डॉट्स का फुल फॉर्म होता है डायरेक्ट ऑब्जर्व ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स। इसमें ये गवर्नमेंट के थ्रू एक प्रोग्राम था जिसमें जो ट्यूबरक्लोसिस वाले पेशेंट हैं उनका ट्रीटमेंट फ्री में किया जा सके। उसके बाद फोर्थ है हमारा प्रॉपर न्यूट्रिशन। हम पेशेंट को एजुकेट करेंगे कि वो प्रॉपर हेल्दी डाइट ले जिससे के कारण उसकी इम्यूनिटी बूस्टअप होए और वो फाइट कर सके माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस के बैक्टीरिया से। हम पेशेंट को रेस्ट एंड हाइजीन मेंटेन करने के लिए भी बोलेंगे कि वो प्रॉपर रेस्ट करें और हाइजीन को मेंटेन रखें, अवॉइड करें स्प्रेडिंग ट्यूबरक्लोसिस को। वो अपने माउथ को कवर रखें, जब भी पर्सन को स्नीजिंग हो रही है, कफिंग हो रही है, तो वो अपने माउथ को कवर करें। ट्रीटमेंट हो गया। अब हम क्या क्या प्रिवेंशन लेते हैं ट्यूबरक्लोसिस के लिए। तो पहला हम पेशेंट को एजुकेट करेंगे कि बीसीजी वैक्सीन ले। पेशेंट बीसीजी वैक्सीन हेल्प प्रोटेक्ट अगेंस्ट ट्यूबरक्लोसिस। बीसीजी वैक्सीन प्रोटेक्ट करती है हमें ट्यूबरक्लोसिस से। सेकंड है अवॉइड क्लोज कॉन्टैक्ट विद ट्यूबरक्लोसिस। जिन पर्सन को ट्यूबरक्लोसिस है उनसे अवॉइड करना है, उनका क्लोज कॉन्टैक्ट से अवॉइड होना है। थर्ड है हमारा वेयर अ मास्क इन क्राउडेड हाई रिस्क एरिया। हमें पीपल को एजुकेट करना है कि जब वो ओवर क्राउडेड एरिया या हाई वेंटिलेटेड एरिया में जाते हैं तो वहाँ पे रिस्क ऑफ ट्यूबरक्लोसिस ज़्यादा है, तो वो पर्सन इंडिविजुअल पर्सन मास्क वेयर करे जिससे कि अवॉइडिंग ऑफ स्प्रेड ऑफ ट्यूबरक्लोसिस को हम कम कर सकें। फोर्थ है हमारा कवर माउथ एंड नोज व्हेन स्नीजिंग और कफिंग। हमें अपने माउथ को और नोज़ को कवर करना है जब स्नीजिंग और कफिंग होती है। फिफ्थ है हमारा कीप रूम वेल वेंटिलेटेड एंड एयरी। हमारा रूम प्रॉपर वेल वेंटिलेटेड होना चाहिए, प्रॉपर एयर पास होते रहना चाहिए। फिर उसके बाद है हमारा सिक्स्थ है ईट अ हेल्दी डाइट टू बूस्ट इम्यूनिटी। हमें हेल्दी डाइट लेना है जिससे हमारी इम्यूनिटी सिस्टम बूस्टअप हो सके, हम फाइट कर सके ट्यूबरक्लोसिस की बैक्टीरिया से। फिर उसके लास्ट है हमारा कंप्लीट द फुल ट्रीटमेंट ऑफ ट्यूबरक्लोसिस टू प्रिवेंट रेसिस्टेंस। हमें ट्यूबरक्लोसिस का जो डोज है हमारा 6 to 9 मंथ का, हमें उसे प्रॉपर डोज लेना है विदाउट स्किप किए, हमें उसकी प्रॉपर डोज लेना है। थैंक यू सो मच टू वॉच माई वीडियो।